तो सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हो रही है कि हरप्रीत को अगर किसी ने खड़ा किया है तो भाजपा के सीनियर लीडर्स ने खड़ा किया। कहानियां सुविधा के अनुसार सब लोग घटते रहते हैं। स्पीकर ने एक तो आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि जो बयानबाजी है उस पर आपको रोक लगानी चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। हाँ, स्पीकर सारी हदों को पार कर चुके हैं, ये हमको मत सिखाएं मेहरबानी करके। वो देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नालागढ़ आते हैं, नालागढ़ में उन्होंने भी कहा, लगातार ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि जयराम ठाकुर तो ऐसे नेता हैं जो दूसरों के गोदाम का सामान भी बेचना जानते हैं। मैं अच्छा मार्केटिंग करता हूँ और जो भी माल है अच्छा मार्केटिंग से जो है वो अगर बिक रहा है तो परेशानी उनको स्वाभाविक रूप से हो रही है। हमारा माल, अपना माल जो है वो बिल्कुल टिकाऊ माल है, ऑर्गेनिक है, हमारे प्रोडक्ट्स, और उस बात को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सामान, आपका माल इस तरह से बिखरा हुआ है। रमेश चंद भाला को आप लोग अभी तक नहीं मना पाए हैं, शाम को बीजेपी के नेता आते हैं, सुबह रमेश चंद भाला की स्टेटमेंट आ जाती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि देहरा सीट भी बीजेपी के लिए खतरे की एक निशानी बन सकती है? मैं उनका सम्मान करता हूं, भाभी जी हैं, लेकिन मैं सुक्खू जी को बार बार इस बात कह रहा हूं, पिछले 18 महीने से आपकी सरकार खज्जल हुई पड़ी हुई है और भाभी जी को क्यों खज्जल कर रहे हैं? चुनावी संवाद की इस कड़ी में हम नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रदेश में उपचुनाव का दौर है और ये 3 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा किस तरह बदलेंगे ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। आपसे पहला सवाल, नालागढ़ उपचुनाव में आप लगातार यहाँ भ्रमण भी कर रहे हैं, आपको प्रभारी बनाया गया है, सबसे पहले इस जिम्मेदारी मिलने का कारण क्या है? क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर दिया गया है, आपको नालागढ़ दिया गया है और डॉक्टर बिंदल को देहरा दिया गया है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कार्य विभाजन पार्टी के अंदर हमारे होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम तीनों को एक ही जगह रहना है, लेकिन विशेष तौर से चिंता करना, सारी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, सारी इलेक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रमुख रूप से आप नालागढ़ को देखेंगे, बिंदल जी देहरा देखें और राग जी हमीरपुर को देखेंगे, और हम उस सारी चीज़ को कर रहे हैं। उसमें कोई नई बात तो है नहीं, इस तरह की चीज़ें पहले भी होती हैं और ख़ासतौर से ये उपचुनाव है, इस पर ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है, इसलिए पार्टी के नेतृत्व ने तय किया और उस पर काम कर। जब ये जिम्मेदारी मिली तो चर्चा ये भी हुई थी कि कहीं केएल ठाकुर का हाथ झटकना इस जिम्मेदारी मिलने का सबसे बड़ा कारण तो नहीं था कि नाराजगी इंटरनली दूर की जाए? नहीं, देखो, नाराजगी है ही नहीं, वो हमारे बहुत साथ रहे हैं, पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है, वर्षों तक काम किया है, और हमारे लिए इस विधानसभा क्षेत्र में खुशी की बात है कि केएल ठाकुर और लखविंदर राणा जी जो हमारे साथ बैठे हैं, दोनों के दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुके हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी में अब पहली बार ऐसा मौका आया है जब एक मंच पर हैं, हमारे साथ हैं, और स्वाभाविक रूप से हमारी ताकत यहाँ पर और मजबूत हुई है, ताकत और बढ़ी है दोनों के आने से। दोनों का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है और दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य किए हैं विकास के। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोग आज भी याद करते हैं। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और दोनों नालागढ़ के विकास के लिए मिलकर के काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो नालागढ़ की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी सरकार होने का दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसकी सरकार है विधायक भी उसी का होना चाहिए। आप भी लगातार मंचों से कई बार कह रहे हैं कि ये सरकार हिमाचल प्रदेश में रहने वाली नहीं है, लेकिन बीजेपी अभी तक ये जो मूल मंत्र है लोगों को बता नहीं पा रही है। इन शिगुफों के पीछे, और जब आप नालागढ़ क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, क्या भीतर घात का खतरा भी भाजपा को है? क्योंकि आपका ही एक भाजपा के जो मेंबर थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हरप्रीत। देखिए, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों उपचुनावों में बहुत मजबूती के साथ मैदान में है और सरकार का पसीना निकला पड़ा हुआ है, और उसकी वजह है कि सही मायने में लोकसभा के चुनाव ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया वर्तमान सरकार को कि जमीन पांव तले खिसक चुकी है। 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और मुख्यमंत्री के लोकप्रियता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में वो बढ़त नहीं दिला पाए हैं।
और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं सरकार के रहने का ना रहने का, ये हमारा जिम्मा नहीं है कि हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी इस पर हम बोलते रहेंगे कि सरकार रहेगी। हम क्यों बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे, हम सामने हैं, हमारी बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। हम बड़ी साफ बात कह रहे हैं कि जब बहुमत वो राज्यसभा में खो गए, कांग्रेस हारी, हम जीते। जब जनमत की बात है उसमें कांग्रेस पार्टी हारी। जनमत में 4 लोकसभा सीटें जीते हम, 68 में से 62 सीटों पर जीत हुई। मंडी लोकसभा कांग्रेस के पास थी, उस सीट को हमने छीना, 4 सीटों पर जीत भाजपा की हो गई। तो नैतिकता तो है ही नहीं रह गई है कि उनको सत्ता में रहने की। नालागढ़ में भीतरघात का खतरा नालागढ़ में मैं नहीं मानता हूं। देखिए ठीक है, यहाँ एक हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, किसी को रोकना तो उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा का प्लांट किया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि हमने भी उनसे इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा मेरी अपनी पार्टी है। तो सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हो रही है कि हरप्रीत को अगर किसी ने खड़ा किया है तो भाजपा के सीनियर लीडर्स ने खड़ा किया। देखिए ऐसा है कि बातें तो चलती रहती हैं, कहानियाँ सुविधा के अनुसार सब लोग घटते रहते हैं। उन सारी चीज़ों का नहीं, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे, हमने आग्रह किया, उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। टिकट हम दे नहीं सकते थे, वो चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल किए और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश में चर्चा एक तो ये भी हो रही है कि स्पीकर ने एक तो आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि जो बयानबाजी है उस पर आपको रोक लगानी चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, विधानसभा लेजिस्लेशन के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब आप स्पीकर के इन आरोपों को किस तरह देखते हैं? देखिए मैंने कोर्ट के संदर्भ में कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, कभी नहीं की है। हाँ, स्पीकर सारी हदों को पार कर चुके हैं, उनके बारे में हमको कहना होता है। लोकतंत्र है, मुझे नहीं रोक सकता कोई व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं, कोई कानून नहीं है कि हम स्पीकर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं। हाँ, हाउस में अंदर नियम है, प्रोसीजर है, उनका पालन करना आवश्यक है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, लोकसभा में अभी हाल ही में जब ये सत्र शुरू हुआ, पहला सत्र सरकार के गठन के पश्चात, कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने लोकसभा स्पीकर के साथ क्या व्यवहार किया है, क्या बोला है वहाँ पर। इसलिए ये हमको मत सिखाएं मेहरबानी करके वो इन सारी चीज़ों को। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, जो वायरल हुए पड़े हैं, क्या वो शब्द वाजिब है एक इंसान के बारे, एक मनुष्य के बारे में, आदमी के बारे में इस तरह से करना कि मैंने सरकलम कर दिए और आरे के कुछ लोगों के सिर आरे के नीचे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ये शब्द जचते हैं क्या? मैंने सिर्फ इतना ही कहा, क्या उनको नहीं इन बातों को लेकर के खेद व्यक्त करना चाहिए कि मेरे ये शब्द जो है वो किसी भावना को ठेस पहुंचाए हैं? तो मैं क्षमा मांगता हूँ। देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नालागढ़ आते हैं। नालागढ़ में उन्होंने भी कहा, लगातार ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि जयराम ठाकुर तो ऐसे नेता हैं जो दूसरों के गोदाम का सामान भी बेचना जानते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड दैट? देखिए, मैं अच्छा मार्केटिंग करता हूँ और जो भी माल है अच्छा मार्केटिंग से जो है वो अगर बिक रहा है तो परेशानी उनको स्वाभाविक रूप से हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप हमको ये संदेश मत दीजिए। हमारा माल, अपना माल जो है वो बिल्कुल टिकाऊ माल है, ऑर्गेनिक है, हमारे प्रोडक्ट्स, और उस बात को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सामान, आपका माल इस तरह से बिखरा हुआ है और वो मार्केट में इस तरह से इस हालात में है, तो मुझे उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देहरा उपचुनाव इस समय हॉट सीट बनी हुई है। होशियार के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रमेश चंद ध्वाला को आप लोग अभी तक नहीं मना पाए हैं। शाम को बीजेपी के नेता आते हैं, सुबह रमेश चंद ध्वाला की स्टेटमेंट आ जाती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि देहरा सीट भी बीजेपी के लिए खतरे की एक निशानी बन सकती है? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव के लिए हर तरह के प्रयत्न प्रयास करने चाहिए। अपना साथी कोई नाराज है, निराश है किसी कारण से, मनाने की कोशिश की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मान जाएंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, देहरा में मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को खड़ा किया और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री अपने साथ अपनी पत्नी को भी विधानसभा लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।
मैं उनका सम्मान करता हूं, भाभी जी हैं, लेकिन मैं सुक्खू जी को बार बार इस बात कह रहा हूं, पिछले 18 महीने से आपकी सरकार खज्जल हुई पड़ी हुई है, और भाभी जी को क्यों खज्जल कर रहे हैं? वो अच्छा गृहस्थी का काम संभाले हुए हैं, परिवार का, बच्चों का काम संभाले हुए हैं, और मेरा तो सलाह ये है, व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से चुनाव लड़ रहे हैं तो हम मुकाबला कर रहे हैं, डट करके मुकाबला कर रहे हैं, हम सीट को जीतेंगे, देख लेना आपने, परिणाम देखना आपने, मैं कह रहा हूँ। लखविंदर राणा भी साथ हैं क्या? बिल्कुल दिल से है, मन से नहीं, दिल से है। आपकी बातचीत भी? हाँ बिल्कुल, बातचीत के आपने भाषण सुना इनका, इन्होंने कहा कि हमने काम किया है, KL ठाकुर जी ने भी काम किया है, अब हम दोनों मिलकर के काम करेंगे, नालागढ़ का अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ थे। नालागढ़ चुनाव में हम इस समय मौजूद हैं, उपचुनाव नालागढ़ में है और लगातार ये चुनावी संवाद भी जारी है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।